AVP 24 न्यूज वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री समेत कई दिग्गज नेताओं ने इस शुभ दिन की बधाई देशवासियों को दी। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, देशवासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। मैं कामना करता हूं कि उत्तरायण सूर्य देव सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करें। गृह मंत्री ने मकर संक्रांति की बधाई देते हुए कहा, महापर्व सभी देशवासियों के जीवन में नई ऊर्जा एवं उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। रक्षा मंत्री ने इस पावन दिन पर कहा, ये पर्व आपके जीवन में सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए, मेरी ये मंगल कामना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, फसल का ये मौसम खुशी और उत्सव मनाने का समय है। मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और उत्तरायण की सभी को हार्दिक बधाई। जो किसान मजदूर अपने घरों से दूर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरी प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। संसद द्वारा पारित किए गए कृषि कानूनों का विरोध करते हुए दिल्ली सीमा पर किसानों को 50 से ज्यादा दिन हो गए हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के राज्यों के किसानों के जुड़ने के बाद यह आंदोलन देशव्यापी रूप में तब्दील हो गया है। किसान इन कानूनों को रद्द किए जाने की अपनी मांग पर डटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और समस्या का समाधान निकालने के लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया है। हालांकि किसानों ने कमेटी के गठन के फैसले पर निराशा जताई है। किसानों का कहना है, कमेटी पहले ही काले कानूनों के पक्ष में अपना फैसला सुना चुकी है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कोर्ट के फैसले पर कहा, अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर कृषि कानूनों के मुद्दे पर चर्चा करने का फैसला सही नहीं है, क्योंकि कमेटी ने ही कृषि कानूनों को लागू करने की सिफारिश की थी। ये कमेटी पहले ही कृषि कानूनों पर अपना पक्ष दे चुकी है। लोहड़ी के पर्व पर संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर दर्शन पाल ने बताया, लोहड़ी की अग्नि में कृषि कानूनों की कॉपियां जलाई गई थी। सिंधु बॉर्डर पर सभी किसान नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए और दुल्ला भट्टी को याद करते हुए सरकार को चुनौती दी गई। किसान नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा, जयपुर दिल्ली हाईवे पर धरने पर बैठे किसानों को पुलिस लगातार परेशान कर रही है। अपने हक की लड़ाई को शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने के मौलिक अधिकार का पुलिस हनन कर रही है। इसके साथ ही नेताओं ने पुलिस से अपील करते हुए कहा, किसानों के साथ परस्पर सहयोग करें। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने सुनवाई के दौरान प्रदर्शन में शामिल बुजुर्गों और महिलाओं से अपील करते हुए कहा था कि वो प्रदर्शन छोड़कर अपने घर चले जाएं, जिस पर संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, कृषि में महिलाओं का योगदान अतुलनीय है और ये आंदोलन उनका भी है। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है, प्रदर्शन में लगातार किसानों की मृत्यु के बाद भी सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा है। इससे सरकार का असंवेदनशीलता और अमानवीय चेहरा बेनकाब हो रहा है। किसानों ने 26 जनवरी को किसान परेड निकालने का ऐलान किया है, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। युवा किसानों ने तिरंगा बनी टी-शर्ट पहनकर ट्रैक्टर चलाकर परेड का रिहर्सल किया। युवा किसानों का कहना है, 26 जनवरी पर ऐसे ही तिरंगा बनी टी-शर्ट पहनकर परेड निकाली जाएगी। मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखनाथ स्थित गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान को खिचड़ी का प्रसाद चढ़ाया और पूजा अर्चना की। गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के बाद गोरक्षपीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा, मकर संक्रांति सूर्य उपासना का महापर्व है, जो देश में विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। इस पर्व के कई नाम भी हैं। आज के दिन गोरखनाथ को आस्था की खिचड़ी चढ़ाई जाती है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, मकर संक्रांति किसानों के उमंग और उत्साह का पर्व भी कहा जाता है। आज के दिन खिचड़ी दान करना इस बात को प्रदर्शित करता है, जब किसान मेहनत से खाद्य उत्पन्न करता है तो इसे अपने इष्ट को दान करता है। खिचड़ी सुपाच्य भोज भी है और ठंड के मौसम में पाचन क्रिया के लिए ये औषधि का काम करती है। आज सुबह से ही गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखी गई। भारी संख्या में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ को देखते हुए 5 एएसपी, 12 सीओ, 31 निरीक्षक, 260 उप निरीक्षक, 1020 सिपाही, 21 महिला उप निरीक्षक को मेले व मंदिर परिसर में सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है।
महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार पर कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है, प्रदेश में पहले चरण के लिए जितनी वैक्सीन केंद्र सरकार को देनी थी उससे कम दी गई है। राजेश टोपे का कहना है, सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य में टीकाकरण के प्रतिबंध किए गए हैं। पहले चरण में सरकार को 17 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक उपलब्ध करानी थी, लेकिन हमें सिर्फ 9,73,000 वैक्सीन खुराक ही पहुंचाई गई हैं। राज्य को जितनी जरूरत थी उससे कम वैक्सीन दी गई है, जिसके चलते जहां 8 लाख लोगों का टीकाकरण होना था, वहां अब 55% यानी 5 लाख लोगों को खुराक ही दी जा सकेगी। आगे उन्होंने कहा, प्रत्येक टीकाकरण केंद्र पर 100 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी। इस तरह से पहले दिन में 35,000 लोगों को टीका लगाया जा सकेगा, जिसमें गर्भवती महिलाएं और 18 साल से कम उम्र के लोग शामिल नहीं होंगे। भारत में टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है, जिसके लिए भारत में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ द्वारा निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन भारत के विभिन्न राज्यों में पहुंचाई जा रही है। ऐसे में वैक्सीन जब पश्चिम बंगाल में भेजे जाने के लिए निकली तो कृषि कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के कारण ममता बनर्जी की कैबिनेट में राज्य मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी की अगुवाई में राष्ट्रीय मार्ग बंद कर दिया गया, जिस कारण वैक्सीन ले जा रहे वाहन को रोक दिया गया। देश के विभिन्न राज्यों में कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में राजमार्ग बंद होने के कारण बर्धमान जिले में वैक्सीन ले जा रहे विशेष वाहन को राजमार्ग बंद होने की वजह से एक गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर डाइवर्ट किया गया। बर्धमान के पुलिस अधीक्षक भास्कर मुखोपाध्याय जिला स्वास्थ्य कार्यालय में 3,150 वैक्सीन की खुराक दी गई। सिद्दीकुल्लाह चौधरी द्वारा वैक्सीन का रास्ता रोके जाने पर भाजपा नेता कौशल विजय वर्गीय ने कहा, सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने अपने राजनीतिक पाखंड के चलते आज वैक्सीन को अवरुद्ध कर दिया, जिस वजह से वैक्सीन ले जा रहे वाहन को मोड़ना पड़ा। यदि किसी दुर्घटना या अन्य कारण से वैक्सीन नष्ट हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। बर्ड फ्लू का संकट दिन पर दिन गहराता जा रहा है। बर्ड फ्लू को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने को कहा है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत की आशंका बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश स्थित कानपुर में भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। पंजाब के पटियाला में मुर्गियों के मरने के बाद वहां से 40 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उत्तराखंड में भी पक्षियों की मौत का सिलसिला जारी है। प्रदेश में बुधवार को 142 पक्षी मृत पाए गए, जिसमें से 222 पक्षी अकेले दून के हैं। राजस्थान में 33 में से 16 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि की जा चुकी है। बुधवार को 443 पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू के कारण हो चुकी है, जिसमें से सबसे अधिक मृत पक्षी जयपुर जिले में पाए गए हैं। जयपुर जिले में मृत पक्षियों की संख्या 122 रही। पिछले 3 सप्ताह में अब तक कुल 4,390 पक्षियों की मौत हो चुकी है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने बर्ड फ्लू के मद्देनजर लोगों से अधपका अंडा और चिकन न खाने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 30 मिनट तक 70 डिग्री सेल्सियस पर पूरी तरह से पकाए गए अंडे और मुर्गे आदि का ही सेवन किया जाए। पके हुए मांस के पास कच्चे मांस को न रखें। पोल्ट्री उत्पादों को छूते समय बार बार हाथ धोएं। व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें। भारत की नदियों में बढ़ रहे प्रदूषण के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए शुरुआती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस एस. बोपन्ना और जस्टिस बी. सुब्रमण्यम की पीठ ने यमुना नदी में अमोनिया के खतरनाक स्तर पर दिल्ली जल बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी नदियों से प्रदूषण दूर करने का फैसला लिया है। इस मामले को अदालत ने बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा, इसका असर न केवल आम जनता पर पड़ता है बल्कि सभी जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। यमुना नदी में बढ़ रहे प्रदूषण के कारण अदालत ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। पीठ ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और आवासीय व शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव को नोटिस भेजा है।
इसके लिए अदालत ने वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा को कोर्ट का सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है और प्रदूषण बोर्ड को यमुना नदी के किनारे नगर पालिकाओं की पहचान करने और जरूरत के मुताबिक सीवर संशोधन प्लांट लगाने के आदेश दिए गए हैं। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर बढ़ रहा है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत भारत के अन्य राज्यों में आने वाले दिनों में भी सर्द हवाओं का प्रकोप बने रहने की आशंका है। उत्तर भारत के साथ साथ अन्य राज्यों में भी घना कोहरा दर्ज किया गया, जिसके चलते लोगों को बर्फीली हवाओं के साथ साथ कोहरे की भी मार झेलनी पड़ी। शीतलहर के चलते ज्यादातर राज्यों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में लगातार तापमान गिर रहा है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में अगले 2 दिनों में शीतलहर को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं बिहार के मुजफ्फरनगर में न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका जताई जा रही है और अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए उत्तर भारत में ठंड के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और दक्षिण भारत में भी भारी बारिश की आशंका जताई है। चक्रवात के चलते तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, माहे और कराईकल में बारिश हो सकती है। नए संसद भवन का कार्य 15 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा। इसका निर्माण केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मकर संक्रांति के बाद पहली सुबह को निर्माण कार्य शुरू करने के लिए शुभ दिन माना गया है, जिसके तहत केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड से 15 जनवरी को नए संसद भवन का कार्य प्रारंभ करने को कहा है। 14 सदस्य धरोहर समिति ने सोमवार को नए सदन भवन के निर्माण कार्य को प्रारंभ करने की अनुमति दे दी थी। टाटा प्रोजेक्ट निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए आवश्यक मशीनरी व अन्य उपकरण पर्याप्त मात्रा में जुटाना शुरू कर दिया है। संसद भवन का निर्माण मौजूदा संसद भवन के सामने किया जा रहा है। पिछले महीने ही प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का शिलान्यास किया था। निर्माण कार्य को 10 महीने के भीतर पूरा करने की आशंका जताई जा रही है और 2022 में होने वाली परेड पुनर्विकसित राजपथ पर होगी। गोल संसद भवन के बाद भारत में तिकोना संसद भवन बनाया जा रहा है। 10 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इस अनोखे संसद भवन का शिलान्यास किया गया था। सरकार और अधिकारियों द्वारा बढ़ते हुए काम के कारण इस नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। मौजूदा संसद भवन ब्रिटिश दौर में बनाया गया था। मौजूदा संसद भवन लगभग 100 वर्ष पुराना है और आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था मौजूद संसद भवन में उपलब्ध नहीं है। नए संसद भवन को इतने अनोखे त्रिकोणीय आकार में बनाया गया है क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार इस आकृति के होने से अनुष्ठान पूर्ण होता है। इसे भारत में एक नई शुरुआत का प्रतीक माना जा रहा है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,946 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 1 करोड़ को पार कर गया है। 198 लोगों की मृत्यु के बाद मरने वालों की संख्या लगभग 1,51,000 को पार कर गई है। इस समय भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 2,13,603 है। पिछले 24 घंटों में 7,43,191 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ABP 24 न्यूज लखनऊ।